हेलो फ्रेंड्स, मैं CS कुंदन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम लोग गुड्स की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि गुड्स एग्जैक्टली होता क्या है, कि गुड्स से हम क्या समझते हैं। ये जो गुड्स की डेफिनेशन है एक्चुअली फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमको पढ़ना है कि ये जो एक्ट बनाया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 1930 में एक एक्ट बनाया गया दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को पढ़ने से पहले कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये जानना जरूरी होता है कि एग्जैक्टली इस गुड्स का डेफिनेशन क्या होता है, इस गुड्स से हम क्या समझते हैं। क्योंकि जब तक इस गुड्स के बारे में हम नहीं समझेंगे बेहतर तरीके से, फिर गुड्स को सेल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो जैसा कि अगर हम इस गुड्स के डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, तो गुड्स को प्राइमा फेसी गुड्स को समझने के लिए सबसे पहले गुड्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब भी ये नाम आता है गुड्स, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम गुड्स तभी मानेंगे, जब वो गुड्स मूवेबल होगा। क्या होगा? वो गुड्स मूवेबल होगा, और मूवेबल के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट मार्केटेबल होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आपको समझना है कि वो ऑब्जेक्ट गुड्स है। क्या होना चाहिए? सबसे पहले मूवेबल होना चाहिए, और दूसरा हमने क्या बताया? मार्केटेबल होना चाहिए। अच्छा, तो मूवेबल और मार्केटेबल होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो हम उसको गुड्स मानेंगे। अब है कि सर मूवेबल का क्या मतलब होता है, मूवेबल से हम क्या समझते हैं। तो ऐसे मूवेबल जो वर्ड है इसको जनरल क्लॉज एक्ट में डिफाइन किया गया है, लेकिन हमको बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको मूवेबल का मतलब इतना समझना है कि मूवेबल मीन्स दोज थिंग्स, ओके, वैसी चीजें जिसका स्थान परिवर्तन करने के बाद, ओके, स्थान परिवर्तन करने के बाद भी जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंजेस न आए, राइट, कोई चेंजेस नहीं आए। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, राइट, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख देता हूँ, तो मूवेबल का मतलब ये है कि स्थान परिवर्तित, यानी कि विस्थापन जो हो रहा है इस सामान का, हमने इस जगह से यहाँ रखा, फिर भी वो जो सामान था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स वैसा ही है जैसा कि पहले था। फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल फोन लेते हैं। मोबाइल फोन अगर आपके घर पे हो तो मोबाइल फोन वैसे ही काम करता है। इस मोबाइल फोन को अगर हम ऑफिस लेके जाते हैं तो वैसे ही काम करता है। दूसरा एग्जाम्पल पेन, कलम से अगर मैं घर पे लिखूं तो वैसे ही लिखते हैं। क्लासरूम में जाएंगे तो कलम वैसे ही काम करता है। देयरफॉर कि स्थान बदल रहा है, प्लेस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट स्टिल देयर इज नो एनी चेंजेस, ओके, इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर ऐसा है तो हम मानेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूवेबल है, जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के बावजूद भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो गुड्स का मतलब हमने क्या देखा कि जब भी नाम गुड्स का आएगा आपको दो बातें दिमाग में सबसे पहले रखना है। कोई भी सामान अगर आपके सामने रख करके ये बोला जाए कि आप ये बताइए कि ये गुड्स है कि नहीं है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दो कंडीशन उसके साथ सेटिस्फाइड होना जरूरी है, कि अगर मूवेबल है वो और अगर मार्केटेबल है तो हम उस ऑब्जेक्ट को, उस थिंग को क्या मानेंगे? हम गुड्स मानेंगे। अच्छा, दूसरा चीज है, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें किसी ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर किसी इंसान की बात करें, अगर हम मेन और वीमेन की बात करें, तो क्या ये मूवेबल है कि नहीं है? इंसान मूवेबल है कि नहीं है? इंसान भी मूवेबल है। इंसान भी अगर अपने घर में रहता है तो वैसे ही काम करता है जैसा कि वो घर से बाहर जाके काम करता है। तो इंसान भी क्या है? मूवेबल है, ओके। लेकिन अब थोड़ा सा हम इस कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं जहां पे मार्केटेबल वर्ड यूज किया गया है, ये वर्ड यूज किया गया है।
अब अगर मैं बात करूं इस मोबाइल फोन की, तो क्या मोबाइल फोन मार्केटेबल है? मार्केटेबल का मतलब होता है कि इवन अ सिंगल बायर अवेलेबल इन अ मार्केट, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट शैल बी कंसीडर एज मार्केटेबल। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए इवन एक सिंगल बायर भी है मार्केट में, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? मार्केटेबल कहेंगे, सिंगल बायर भी। और ये बाइंग कैसा होना चाहिए? लीगली होना चाहिए। ओके, तो मोबाइल फोन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मोबाइल फोन खरीदा बेचा जाता है, इसके लिए मार्केट में खरीदार होते हैं, देयरफॉर मोबाइल फोन मार्केटेबल माना जाएगा। तो क्योंकि मोबाइल मूवेबल भी है, मार्केटेबल भी है, देयरफॉर मोबाइल क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं पेन की बात करूं, तो पेन भी मूवेबल तो था ही, क्योंकि हम पेन को अगर एक जगह से दूसरे जगह मूव करा रहे थे, तो देयर इज नो एनी चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन। उसके फीचर वैसे ही थे जैसा कि एक जगह पे था, फिर दूसरे जगह पे, फिर तीसरे जगह पे, बदला नहीं है। और अगर पेन को मैं मार्केटेबिलिटी की बात करूं, तो पेन भी खरीदा बेचा जाता है, देयरफॉर पेन भी क्या माना जाएगा? पेन भी गुड्स माना जाएगा। अगर मैं मैन की बात करूं, वीमेन की बात करूं, इंसान की मतलब मैं बात अगर करूं, तो इंसान मूवेबल तो है, इसको एक जगह से दूसरे जगह मूव तो कराया जाता है, बट आंसर क्वेश्चन इज दैट कि क्या इंसान मार्केटेबल है? क्या इंसान मार्केटेबल है? आंसर इज नो, है ना। कोई ऐसे बाजार नहीं है जहां पे इंसान को खरीदा और बेचा जाता है। ऐसे भी अपना जो संविधान है, भारतीय संविधान ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, मानव तस्करी को अपराध मानता है। और अगर कोई व्यक्ति मानव तस्करी में शामिल होता है, यानी कि इंसान की खरीद और फरोख्त अगर कोई करता है, तो यह फंडामेंटल राइट का हनन माना जाएगा। जो फंडामेंटल अधिकार भारतीय संविधान के चैप्टर नंबर 3 में है ना, चैप्टर नंबर 3 में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, 35 तक जो दिए गए हैं हमको, फंडामेंटल अधिकार जो दिए गए हैं, उसी में एक ये भी अधिकार आता है, ठीक है, कि मानव तस्करी करना फंडामेंटल राइट का हनन माना जाएगा। तो आदमी की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है, यानी कि इंसान मार्केटेबल नहीं होता है, देयरफॉर इसको हम गुड्स नहीं मानेंगे, इसको गुड्स नहीं मानेंगे। मैं इसलिए आपको ब्रीफ में बता रहा हूं ताकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने से पहले आपको गुड्स का डेफिनेशन क्लियर हो, आप ये अच्छे से समझे कि गुड्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। इस गुड्स को डिफाइन करने के लिए जो एक्साइज एक्ट है ना, जो एक्साइज एक्ट है, उस एक्साइज एक्ट में बहुत बड़े बड़े केसेस हुए, और उसमें बहुत तरीके से क्या हुआ, गुड्स को बहुत सारे जजमेंट में, बहुत सारे ऑर्डर में बहुत तरीके से डिफाइन किया गया। बट अल्टीमेटली जो क्रक्स निकल के आया, वो यही निकल के आया कि गुड्स मीन्स मूवेबल थिंग्स और गुड्स मीन्स मार्केटेबल। ये दोनों कंडीशन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, तो हम उस वस्तु को गुड्स मानेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के पर्पज से हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। ये मैंने बेसिक बताया कि जब भी गुड्स का नाम आएगा, हमको दो चीजें देखना है सबसे पहले, कि ये मूवेबल है और मार्केटेबल है कि नहीं है। अगर दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स वो गुड्स है। अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। इससे आगे अगर हम बढ़े, ठीक है, तो अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के डेफिनेशन की मैं अगर बात करूं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स को डिफाइन कैसे किया गया है, उस डेफिनेशन को लिखने से पहले मैं आपको एक बार पढ़ के पहले बताता हूं, फिर उसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि वो क्या कहता है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, क्या कहता है वो? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। डेफिनेशन क्या कहता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी and includes stock and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। क्या बोल रहा है इन्होंने? बोला कि हर वो मूवेबल प्रॉपर्टी एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़ करके, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़कर, लेकिन
इसमें स्टॉक शेयर्स भी शामिल है, ग्रोइंग क्रॉप्स भी शामिल है, ग्रास भी शामिल है, और हर वो चीज जो लैंड से अटैच है, जिसको बेचने के लिए या उसको सेल करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको धरती से अलग करना पड़ता है, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, वो भी गुड्स माना जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बेहतर तरीके से एक डायग्राम बना के मैं बताता हूं आपको कि एग्जैक्टली ये बोल क्या रहा है। अब आपको याद ये रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है कि गुड्स अपने डेफिनेशन में कुछ चीजों को इंक्लूड करता है। क्या करता है? कुछ चीजों को इंक्लूड करता है और कुछ चीजों को क्या करता है? एक्सक्लूड करता है। कुछ चीजों को गुड्स क्या करता है? अपने डेफिनेशन में इंक्लूड करता है और कुछ चीजों को क्या करता है? एक्सक्लूड करता है। एक्सक्लूड करता है। अब एक किन चीजों को इंक्लूड करता है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं? ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। इंक्लूड किन किन चीजों को करता है? ठीक है, बोला कि गुड्स अपने डेफिनेशन में इंक्लूड करता है स्टॉक, शेयर्स। अगर हम इसको सिक्योरिटीज लिख दे तो ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और क्या है इसमें? बोला कि ग्रोइंग क्रॉप्स, इसमें स्टैंडिंग टिम्बर भी आते हैं, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, ठीक है, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एटसेट्रा। अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एटसेट्रा, एंड ओल्ड करेंसी ऑल्सो, ओल्ड करेंसीज। एक्सक्लूड किन किन चीजों को करता है? देखिए क्या बोला, बोला कि अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, यानी कि गुड्स अपने डेफिनेशन में इन दो चीजों को शामिल नहीं करता है। किसको नहीं शामिल करता है? मनी को शामिल नहीं करता है और एक्शनेबल क्लेम को शामिल नहीं करता है। तो जब भी हम गुड्स के डेफिनेशन को पढ़ेंगे, जब भी हम गुड्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वेदर सच ऑब्जेक्ट एंड सच थिंग्स गुड्स और नॉट, तो इसमें मनी को और एक्शनेबल क्लेम को काउंट नहीं करना है। मनी को गुड्स के डेफिनेशन में क्यों नहीं काउंट करना है? इसलिए क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मनी में डील करने का मोनोपोली है, एकाधिकार है। ठीक है, एकाधिकार है। अगर मनी गुड्स हो जाता तो फिर आम पब्लिक भी इट्स गुड्स मतलब मनी में डील करने लगता, राइट? मनी की मतलब पैसे की खरीद बिक्री करने लगता। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ना, कि मनी जो होता है यानी कि जो करेंसी प्रचलन में है ना, जिसका लीगल टेंडर है, यानी कि आज के समय में जो 500 रुपए के नोट, जो 2000 रुपए के नोट चलते हैं, वह गुड्स नहीं माना जाएगा, वो गुड्स नहीं है। तो हम मनी को कभी भी, ठीक है, गुड्स नहीं मानेंगे। लेकिन अगर इसी को हम अगर फॉरेन करेंसी की अगर हम बात करें कि क्या फॉरेन करेंसी गुड्स है कि नहीं है, तो फॉरेन करेंसी भारत में अगर हम बात करें, इंडिया में बात करें, तो फॉरेन करेंसी गुड्स भारत में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी में डील इंडिया में किया जाता है। मान लेते हैं अगर किसी भी पर्सन को आउटसाइड इंडिया जाना है, मान लेते हैं किसी को अमेरिका जाना है घूमने के लिए, तो अगर आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाने के लिए आपको यूएस डॉलर परचेज करना होता है। अगर आपको यूके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रेट ब्रिटेन का जो पाउंड है आपको परचेज करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए गुड्स बन जाएगा। बट भारत की जो करेंसी है वो करेंसी कभी गुड्स नहीं हो सकती है। मनी इज नॉट कंसिडर्ड एज ए गुड्स एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मनी गुड्स नहीं है। एक्शनेबल क्लेम, एक्चुअली डिफाइन अंडर
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। 1882 में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया है, एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन वहां पे है। अभी फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इसको हम ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो डाल देंगे, क्योंकि अगर मैं एक्शनेबल क्लेम बताने लगूंगा तो फिर इसमें समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। थोड़ा सा आप इतना समझना कि अगर कोई भी अनसिक्योर्ड अगर लोन दिया जाता है, कोई अगर अनसिक्योर्ड लोन दिया जाता है, जैसे कि आज के दिन में आप देखते हैं मोबाइल वगैरह बहुत आसानी से फाइनेंस हो जाता है। जैसे बजाज फिंगर वाला जो है, ये सब आसानी से क्या करता है, फाइनेंस करता है। लोन पे फोन, इस तरह की बहुत तरह की एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलता होगा। तो होता क्या है एक्चुअली, जब ये लोग मोबाइल वगैरह फाइनेंस करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, आपसे 2-3 चेक ले लेते हैं, चेक, ठीक है, 2-3 चेक आपसे ले लेंगे। और अगर जो भी बोरोवर है, यानी जिसने फाइनेंस करवाया है, वो अगर समय से ईएमआई का भुगतान नहीं करता है, समय से ईएमआई का पेमेंट नहीं करता है, तो जो भी जैसे बजाज फिंजर वाला जिसने फाइनेंस किया है, वो क्या करेगा, एक्शन लेगा। कैसे एक्शन लेगा, पहले तो क्या करेगा कि आपने जो चेक दिया है उस चेक को क्या करेगा, वो डालेगा, चेक को क्या करेगा, विड्रॉल करने के लिए, इनकैश करने के लिए क्या करेगा, वो बैंक में डालेगा। लेकिन अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो ऐसे केस में उसका अधिकार है कि आपके अगेंस्ट में वो एक्शन ले सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, नाम ही इसका एक्शनेबल क्लेम है। क्या नाम है, एक्शनेबल क्लेम नाम है। यानी किसी अनसिक्योर्ड लोन के लिए, अनसिक्योर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ सिक्योर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि इसमें मॉर्गेज और प्लेज शामिल नहीं होते हैं। तो कोई भी ऐसा अनसिक्योर्ड लोन जो अदर देन मॉर्गेज और प्लेज होता है, राइट, मॉर्गेज और प्लेज होता है, तो उस केस में क्रेडिटर के द्वारा, यानी कि लेंडर के द्वारा जो एक्शन लिया जाता है किसी डेट अमाउंट के लिए, उसी को एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एक्शनेबल क्लेम। तो गुड्स के डेफिनेशन में मनी को भी कंसीडर नहीं किया गया और एक्शनेबल क्लेम को भी कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन गुड्स के डेफिनेशन में बहुत सारी चीजों को इन्होंने इंक्लूड किया है। क्या क्या बोला, स्टॉक एंड शेयर्स, बोले कि सारे स्टॉक एंड शेयर्स। इसी को और बेहतर समझने के लिए मैंने यहाँ पे सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया है। एक्चुअली सिक्योरिटीज डिफाइन अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ठीक है, सिक्योरिटीज जो है उसको डिफाइन कहाँ पे किया है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में किया है। सिक्योरिटीज इंक्लूड स्टॉक, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड। ओके, ये सारी की सारी चीजें सिक्योरिटीज होगी। मतलब अगर आपसे कोई पूछे शेयर, डिवेंचर, ठीक है, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, स्टॉक, ये सब जो होते हैं ये मूवेबल होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये मूवेबल है। मूवेबल है तब तो गुड्स है, ये भी गुड्स है, इनको गुड्स हम मानेंगे क्योंकि ये मूवेबल भी है और मार्केटेबल है। बिकॉज जो भी सिक्योरिटीज होते हैं, सिक्योरिटीज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ऑल्सो। ठीक है, तो ट्रांसफरेबल भी होते हैं और मार्केटेबल भी होते हैं, क्योंकि मार्केट में इसकी खरीद बिक्री होती है। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई हो रहा है, देयरफॉर सिक्योरिटीज कंसीडर एज अ गुड्स। नेक्स्ट, ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स से क्या मतलब है, इसका मतलब है धान की फसल, गेहूं की फसल, मक्के की फसल, बाजरे की फसल। जो भी ग्रोइंग क्रॉप्स है उसको भी क्या माना इन्होंने, बोला कि ये गुड्स माना जाएगा। एक बात बताइए, ऐसे तो अगर मैं धान के फसल की बात करूं तो धान की फसल अटैच टू अर्थ होती है, अटैच टू अर्थ होती है। लेकिन क्या जब तक हम उसको अर्थ से डिटैच नहीं करेंगे, जब तक हम अर्थ से अलग नहीं करेंगे, क्या ये पॉसिबल है कि उस धान के फसल को बेचा जा सके, पैडी को बेचा जा सके? आंसर इज नो। तो ग्रोइंग क्रॉप्स हो, चाहे स्टैंडिंग टिम्बर की मैं बात करूं या ग्रास की बात करूं, ये तीनों सिमिलर एग्जांपल हैं। स्टैंडिंग टिम्बर यानी कि जो पेड़ का तना होता है, जो पेड़ का तना होता है, उस पेड़ को भी जब तक हम नहीं काटते हैं उससे फर्नीचर नहीं बनाए जाएंगे। यानी अगर कोई पेड़ अटैच टू अर्थ है, अटैच टू अर्थ है, तो उसके टिम्बर का, उसके तना का कोई वैल्यू नहीं है अनटिल एंड अनलेस उसको हम क्या ना करें, अर्थ से डिटैच ना करें। इसलिए, और जब अर्थ से डिटैच करेंगे, जब उसको हम काट देंगे तो वो मूवेबल हो जाएगा और मार्केटेबल भी हो जाएगा, बेचने के योग्य भी हो जाएगा। कभी ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि धान की फसल खेत में लगी हुई है और उसके लिए क्या हुआ है, दाम हुआ है कि इतने में फसल बिक जानी है, कभी नहीं सुना होगा आपने। वो धान की फसल कट के आती है, ठीक है, उसकी जो भी
हार्वेस्टिंग वगैरह होती है, हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर उसके दाने निकलते हैं, फिर उस दाने को मार्केट में खरीदा बेचा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब तक वो ग्रोइंग क्रॉप्स खेत में लगा हुआ है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जब वो कट के आ गई, जब उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, ठीक है, तो अब क्या बन गया, वो मूवेबल बन गया और मार्केटेबल भी बन गया, तो अब वो बन गया गुड्स। ग्रास, घास, घास को भी अगर हम मवेशियों को घास अगर जो चारा खिलाते हैं तो लाजमी है जब तक उसको जमीन से अलग नहीं किया जाएगा, जब तक वो मूवेबल नहीं होगा तब तक वो चारा खिलाया नहीं जा सकता है। दूसरी बात है, बहुत सारी ऐसी घास भी होती है जिससे पेपर वगैरह बनाए जाते हैं, जिससे कागज बनाए जाते हैं, तो अगेन उस घास को भी काट करके अलग किया जाता है, तो मूवेबल हो जाता है और मार्केटेबल हो जाता है, इसलिए हम उसको भी क्या मानेंगे, गुड्स मानेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, जिसको इंटेंजिबल असेट्स कहा जाता है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, पेटेंट, पेटेंट, है ना, ये सब कुछ ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू ऐसे फिजिकल इसका तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होने के बावजूद भी इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है, इसकी कीमत बहुत बड़ी कीमत होती है। तो अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, अगर हम कोई ट्रेडमार्क खरीद रहे हैं, कॉपीराइट का अगर हम कुछ अगर मान लेते हैं कॉपीराइट किसी से ले रहे हैं, असाइन करवा रहे हैं, चाहे उसका लाइसेंस ले रहे हैं, अगर हम डिजाइन की बात अगर करें तो ऐसे केस में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यानी कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, इन चीजों को हम क्या मानेंगे, इन चीजों को गुड्स मानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, इन चीजों को भी क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा, है ना, इन सब चीजों को भी हम गुड्स मानेंगे। ओल्ड करेंसी एंड फॉरेन करेंसी, यहाँ पे मैंने लिखा था कि मनी मनी shall not be considered as goods, यहाँ पे मैंने लिखा था मनी shall not be considered as goods। एक कैसी मनी की मैं बात कर रहा हूँ, ये वैसे पैसे हैं जिसका लीगल टेंडर है, जो फ्लो में है। और यहाँ पे मैंने लिखा है ओल्ड करेंसी, ओल्ड करेंसी, बराबर पेपर में न्यूज आते हैं कि 17वीं सदी के ओल्ड करेंसी को इतना में मान लीजिए उसकी बोली लगाई गई, इतना में बेचा गया। 5वीं सदी के सिक्के मिले, 5वीं सदी के सिक्के को इतना में बोली लगा करके बेचा गया। क्यों? क्योंकि आज वो सिक्का, आज वो करेंसी प्रचलन में नहीं है। अब वो गुड्स बन गया, इसलिए गुड्स बन गया क्योंकि अब उसकी बोली लगाई जा सकती है, अब उसको मार्केट में खरीदा बेचा जा सकता है। और मैं अगर एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं, भारत में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो डीमोनेटाइजेशन के समय 500 के नोट और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया भारत में, यानी कि उसका लीगल टेंडर रद्द कर दिया गया। मोदी साहब सामने आए और बोले मित्रों, भाइयों, आज क्या होगा, कल से क्या होगा, 500 और 1000 रुपए के नोट मार्केट में प्रचलन में नहीं रहेंगे, यानी कि उसका लीगल टेंडर उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब एक बात बताइए, अब अगर वो 500 और 1000 रुपए का नोट अब अगर चलने के लायक रहा ही नहीं, अब अगर मार्केट में अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, तो अब वो क्या बन गया, अब वो गुड्स बन गया, अब वो बस पेपर का टुकड़ा रह गया, अब उसको किलो के भाव से बिकेगा वो, ठीक है, किलो के भाव से बिकेगा। तो जो ओल्ड करेंसी होती है, यानी कि जिसका प्रचलन नहीं है, ठीक है, जो ओल्ड करेंसी होती है जिसका प्रचलन अब नहीं है, हम उसको क्या मानेंगे, उस ओल्ड करेंसी को भी गुड्स मानेंगे। फॉरेन करेंसी, जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताया कि जब भी कोई आदमी बाहर जाता है, चाहे कोई बिजनेसमैन अगर कोई इंपोर्ट करता है गुड्स को, कोई माल अगर इंपोर्ट करता है, खरीदता है माल को अगर बाहर से, तो इसके लिए फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है, लाजमी है। अगर हम भी कोई सामान अगर जापान से मंगाएंगे तो हमको जो पेमेंट जो है वो कैसे करना पड़ेगा, येन में करना पड़ेगा। जापान से अगर हम कोई वस्तु मंगाते हैं तो हमको किस करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा, येन में करना पड़ेगा, यानी कि हमको पहले येन जापान से खरीदना पड़ेगा और वहां का जो भी सप्लायर होगा हमको येन में उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो फॉरेन करेंसी भी एक गुड्स है, और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि मार्केट में क्या होता है, फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन होते रहता है। बार बार न्यूज में देखते होंगे कि भारत का करेंसी अप्रिसिएट हो रहा है, भारत का करेंसी डेप्रिसिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन के पीछे बहुत सारे कॉजेज होते हैं। इसके पीछे परचेज पावर पैरिटी होती है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी होती है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, मतलब अ लॉट ऑफ फैक्टर बिफोर दैट, है ना। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं
और उसी के अकॉर्डिंग ये फॉरेन करेंसी के रेट में फ्लैक्चुएशन आता है। तो आई होप कि आप लोगों का गुड्स का डेफिनेशन समझ में आया होगा। मैंने आज कोशिश किया कि आप लोग गुड्स का डेफिनेशन समझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो है 620, ठीक है, 6201045 726। मैं समय समय पे इस पे वीडियो अपलोड करते रहूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। कंटिन्यू अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।